हेलो नमस्कार दोस्तों, मैं मयंक तोमर आप सभी का स्वागत करता हूं मार्स एकेडमी के ऑफिशियल यूट्यूब चैनल पे। और आज हम अपना जो है एक मिक्स क्वेश्चन हिस्ट्री की स्टार्ट करने वाले हैं, जहां पर आपको हम 25-25 क्वेश्चन रोज़ कराएंगे। और ये सारे क्वेश्चन आपको एग्जाम में आए हुए क्वेश्चन से भी आपको मिलेंगे, तो आप यहाँ से बहुत अच्छी प्रैक्टिस अपनी कर सकते हो। तो एक छोटा सा प्रयास हम आपके लिए कर रहे हैं, आपके सिलेक्शन में योगदान देने के लिए। तो आपको अच्छा लगे तो एक बार पसंद जरूर करना, अगर आपको अच्छा लगता है तो लाइक जरूर कीजिएगा। चलिए, तो आए हुए क्वेश्चन की बात करें तो बिल्कुल हम इसको चैप्टर वाइज हमने स्टार्ट किया है, ठीक है ना। तो जैसे पहला क्वेश्चन आपका इंडस वैली सिविलाइजेशन से आपको बताइए सिंधु घाटी सभ्यता का जो सबसे पहला नगर खोजा गया था वो हड़प्पा नगर था, है ना, जिसकी दयाराम साहनी ने 1921 में खोज की थी। उसके बाद बहुत सारे इसकी खोज की गई, ठीक है। तो पहला इंडस वैली सिविलाइजेशन से ही इसका क्वेश्चन है, पूछा गया है सिंधु घाटी सभ्यता की विशेषता क्या थी। तो आपको पता है सिंधु घाटी सभ्यता एक पूरी अर्बन सिविलाइजेशन थी, है ना, एक पूरी शहरी सभ्यता थी। तो जाति आधारित समाज बिल्कुल नहीं था, व्यवस्थित शहरी जीवन, बिल्कुल सही बात है। तो ये ऑर्गेनाइज अर्बन लाइफ थी। देहाती जीवन आप जब आर्य पढ़ेंगे, वैदिक सभ्यता पढ़ेंगे तब पढ़ेंगे। और प्रकृति की शक्तियों की पूजा देखिए की जाती है। लेकिन इसकी विशेषता क्या थी, ये एक व्यवस्थित शहरी जीवन पे आधारित थी। तो ऑप्शन नंबर 1 बी इसका बिल्कुल सही आंसर होगा, ठीक है। चलिए, किसकी मूर्ति सिंधु घाटी सभ्यता के लोगों के लिए एक महत्वपूर्ण रचना थी, है ना। हुज आइडल वाज एन इम्पोर्टेंट क्रिएशन ऑफ द पीपल ऑफ द इंडस वैली सिविलाइजेशन। आपको पता है सिंधु घाटी सभ्यता में जो डांसिंग गर्ल थी, एक नृत्य करती हुई जो मूर्ति थी लड़की की, वो सबसे फेमस रही है। तो ऑप्शन नंबर सी जो होगा उसका एक डांसिंग स्टेचू, ये बिल्कुल इसका सही आंसर होगा। ऑप्शन नंबर सी बिल्कुल सही होगा। चलेंगे आगे। निम्नलिखित वैदिक संहिताओं में से भारतीय संगीत का उद्गम किसमें खोजा जा सकता है। आपको पता है भारत के वैदिक काल को जब आप पढ़ेंगे तो सबसे पहले हमारा जो पुराना ग्रंथ है उसका नाम है, हमारा जो वेद है वो है ऋग्वेद। इसके बाद 3 ग्रंथों की रचना होती है, जिसमें सामवेद होता है, जिसमें अथर्ववेद होता है, जिसमें आपका यजुर्वेद होता है। तो अगर हम बात करें ऋग्वेद में आपको पता है 10 मंडल हैं, ठीक है ना, 1028 सूक्त हैं। और गायत्री मंत्र की रचना भी इसी में की गई है, जो आपके तीसरे मंडल में है, जो भगवान सूर्य सावित्री को समर्पित है। अथर्ववेद की बात करेंगे तो सबसे नया जुड़ने वाला जो ग्रंथ है या वेद है वो क्या है, हमारा अथर्ववेद है। इसमें जादू टोना वशीकरण आदि की बात की गई है। सामवेद में ही सा रे गा मा पा, ये जो 7 वर्ड होते हैं, जो म्यूजिकल वर्ड होते हैं, ये यहीं से मिले हैं। तो संगीत का जो उद्गम माना जाता है वो कहाँ से माना जाता है, सामवेद से माना जाता है। ऑप्शन नंबर सी इसका बिल्कुल सही आंसर होगा, ठीक है। चलिए आगे। निम्नलिखित में से योग के प्रेरणा स्रोत कौन है। आपको पता है 21 जून को अब विश्व योगा दिवस मनाया जाता है। तो योग के पता है आपको पतंजलि, है ना, जो रामदेव जी हैं, रामदेव जी ने योग पतंजलि के नाम पर रखा है। तो पतंजलि ही इसके क्या होंगे, इसके प्रेरणा स्रोत होंगे। चलेंगे आगे। फाउंडर इसके यही थे। महर्षि गौतम का संबंध किस भारतीय दर्शन से। तो आपको पता है 4 दर्शन या 5 दर्शन भारत में माने जाते हैं। तो अगर हम महर्षि गौतम जी की बात करें तो गौतम जी का जो दर्शन था वो था न्याय दर्शन। अगर हम बात करें पतंजलि की जो उनका था योग दर्शन। अगर हम बात करें कपिल जी की तो कपिल मुनि का जो दर्शन था वो था सांख्य दर्शन, ठीक है ना। चलेंगे आगे बढ़ेंगे। तो वैदिक काल आ गया है। वैदिक लोगों द्वारा किस धातु का प्रयोग पहले किया जाता था। तो आपको पता है लोहे का प्रयोग जब पहली बार किया गया था तो वैदिक सभ्यता के लोगों ने किया था। तो वैदिक काल में आर्य लोग आ गए थे, और आर्य का मतलब श्रेष्ठ से होता था। और बाल गंगाधर तिलक जी ने कहा था ये जो लोग हैं ये जो है उत्तरी ध्रुव से आए हैं, उसको नहीं माना गया था। लेकिन मैक्स मुलर के अनुसार जो वैदिक धर्म के जो वैदिक लोग थे, जो आर्य लोग थे, ये कहाँ से आए थे, ये आपके सेंट्रल पार्ट ऑफ एशिया के मध्य से आए थे। और इसी बात को माना जाता है। चलेंगे। तो ये लोहे का प्रयोग किया करते थे। चलेंगे आगे। हड़प्पा सभ्यता का क्या युग था। द एरा ऑफ हड़प्पन सिविलाइजेशन वाज। तो आपको पता है ये कांस्य युगीन सभ्यता थी। ये ब्रोंज कैसे बनता है, कॉपर को और टिन को मिलाकर, नहीं जाने क्वेश्चन कितनी बार पूछा गया। ब्रोंज बनता है, ब्रोंज मेडल मिलता है ना आपको, तो उसमें क्या मिलता है, कॉपर और टिन को मिलाकर ब्रोंज बनाया जाता है। तो एक कैसी सभ्यता थी, एक ब्रोंज एज था, ये एक कांस्य युगीन सभ्यता थी। आगे बढ़ेंगे बच्चे। भारत में सबसे पहले खोजा गया शहर कौन सा था। तो आपको पता है भारत में सबसे पहला 1921 में हड़प्पा खोदा गया। उसके बाद मोहनजोदारो खोदा गया। उसके बाद न जाने कितने शहर खोदे गए, जिसमें लोथल था, कालीबंगा था, चंदहुरुडो था, सुतकांगेडोर था, ये सब आए। लेकिन सबसे पहले खोजा गया कौन सा था, वो बात था हड़प्पा, ठीक है। देखो हम यहाँ पर क्वेश्चंस की बात करेंगे तो हम फालतू बकवास नहीं करेंगे कि एक क्वेश्चन में हम 6 क्वेश्चन बता देंगे, वो काम बिल्कुल नहीं करेंगे। 6 क्वेश्चन अगर एग्जाम में आने लायक होंगे तो बता दिए जाएंगे, क्योंकि वो आपको स्लाइड पर भी दिख जाएंगे ना। वो नहीं कि हम एक क्वेश्चन में 8 क्वेश्चन करेंगे, हम इसके ऑप्शन बताएंगे। मैं आपको यहाँ पर रिवीजन नहीं करवा रहा हूँ, एग्जाम में आया हुआ जो क्वेश्चन है उसका ट्रेंड बता रहा हूँ, ठीक है। चलेंगे आगे। संस्कृत भाषा का पहला जो व्याकरण था वो किसको माना जाता है। तो आपको पता है संस्कृत भाषा का सबसे पहला विद्वान आदमी भारत में माना जाता है कालिदास जी को। किसको माना जाता है, कालिदास। तो ऑप्शन नंबर डी इसका बिल्कुल सही आंसर होगा।
पंचतंत्र बहुत अच्छी किताब है, आपको पढ़नी चाहिए। पंचतंत्र लिखी है आपकी विष्णु शर्मा ने। तुलसीदास जी ने क्या लिखा है? तुलसीदास जी ने रामचरितमानस लिखा है। अगर हम बात करें वाल्मीकि जी की ने क्या लिखा है? वाल्मीकि जी ने लिखी है संस्कृत में रामायण लिखी है। और वेद व्यास जी ने पूरे के पूरे जो हमारे ग्रंथ हैं, जो हमारे वेद हैं, उनका संकलन किया गया है वेद व्यास जी के द्वारा। चलेंगे आगे। भगवान बुद्ध ने अपनी अंतिम सांस कहाँ ली? आपको पता है भगवान बुद्ध से पक्का क्वेश्चन आना ही आना है। तो भगवान बुद्ध जब लास्ट टाइम इनका जो जन्म होता है, जन्म भी आपको पता होना चाहिए, कब होता है, कहाँ पर होता है, ये आपको पता होना चाहिए। ये लुम्बिनी में पैदा होते हैं ना, जो नेपाल में पड़ता है लुम्बिनी, तो वहाँ पर ही पैदा होते हैं। सारनाथ में इन्होंने अपना उपदेश दिया था, है ना। प्रथम उपदेश कहाँ दिया था? सारनाथ में। सबसे ज़्यादा उपदेश कहाँ दिए थे? तो एक जगह पड़ती है श्रावस्ती, वहाँ पर सबसे ज़्यादा उपदेश दिए थे। इन क्वेश्चन को आप नोट भी कर सकते हैं। बोध गया में इनको ज्ञान की प्राप्ति हुई थी और उनकी जो मृत्यु हुई थी, जिसको महापरिनिर्वाण कहा गया था, वो उनको हुआ था कहाँ पर? कुशीनगर में। कुशीनगर में इन्होंने अपने जीवन की अंतिम ऋतु बताई और यहीं पर इनकी मृत्यु हो जाती है, जिसको कहा गया मृत्यु घटना को महापरिनिर्वाण। क्वेश्चन नंबर 12 की ओर बढ़ेंगे। वह शासक कौन था जिसने राज सिंहासन पर बैठने के लिए अपने पिता बिंबिसार की हत्या कर दी? तो आपको पढ़ेगा, जब सबसे पहले हर्यक वंश बनता है ना, हर्यक वंश, तो हर्यक वंश की स्थापना ही बिंबिसार करता है। बिंदुसार नहीं करता है, बिंबिसार करता है। और बिंबिसार की हत्या उसका पुत्र करता है अजातशत्रु। अजातशत्रु अपने पिता बिंबिसार की हत्या करके अपना वहाँ का राजा बन जाता है। फिर बिंबिसार की हत्या हो जाती है, अजातशत्रु राजा बन जाते हैं। फिर अजातशत्रु की हत्या करता है उसका पुत्र उदयन, जिसने पाटलिपुत्र बनाया था। पाटलिपुत्र बसाया हुआ शहर किसका था? उदयन का था, जिसको शेरशाह सूरी ने उसका नाम क्या कर दिया था? पटना कर दिया था। ठीक है ना। तो आपको पता है क्वेश्चन कहाँ गया हमारा? पहले वाला क्वेश्चन दिखाएंगे एक बार। तो इसमें क्या हो रहा है भाई? 1 मिनट रुकेंगे, 1 मिनट का समय देंगे, थोड़ा सा बैक चलेंगे। तो हमारा क्वेश्चन नंबर चलेंगे, तो थोड़ा सा टेक्निकल इशू आ गया था, कोई बात नहीं। क्वेश्चन नंबर हम अपने 12 पे थे, ठीक है ना। तो बिंबिसार ने क्या की थी? हत्या की थी, ठीक है ना। थोड़ा सा टेक्निकल इशू आपको बताया, जैसे जैसे टेक्नोलॉजी आती है तो टेक्नोलॉजी का मतलब तो आप समझ सकते हो ना क्या होता है। चलिए, तो सिंहासन पर बैठने के लिए अपने पिता बिंबिसार की हत्या किसने की थी? अजातशत्रु ने की थी। चलेंगे आगे क्वेश्चन नंबर 13 की ओर। मौर्य वंश के बाद किस वंश ने मगध पर अपना शासन किया? तो आपको पता है मौर्य वंश की जब डिक्लाइन हो जाता है, उसका पतन हो जाता है, तो मौर्य वंश के बाद आता है आपका शुंग वंश, जिसको ब्राह्मण वंश भी कहा जाता है। पुष्यभूति शुंग ने उसकी क्या की थी? स्थापना की थी। तो मगध के बाद बहुत इंपॉर्टेंट क्वेश्चन है, कौन सा बनता है? शुंग वंश बनता है। चलेंगे आगे। किसको लाइट ऑफ एशिया कहा गया है? तो यहाँ पर आपको टिक लगा देगा, महात्मा बुद्ध को ही लाइट ऑफ एशिया के रूप में जाना जाता है। बिल्कुल सही, महात्मा बुद्ध इज नोन एज ऑल्सो द लाइट ऑफ एशिया। चलेंगे आगे क्वेश्चन नंबर 15 की ओर। जिन बच्चों ने ज्योग्राफी बहुत अच्छे से पढ़ी है ना और हिस्ट्री बहुत अच्छे से पढ़ी है, तो उनके लिए हम बहुत अच्छे यहाँ पे क्वेश्चन सब लाना स्टार्ट कर देंगे। तीर्थंकर शब्द किस धर्म से संबंधित है? तो तीर्थंकर आपको होता है जैन धर्म से संबंधित है। जैन धर्म में टोटल तीर्थंकर 24 हुए हैं। 24वें तीर्थंकर का नाम क्या था? महावीर स्वामी था। वे इस धर्म के अंतिम तीर्थंकर हुए हैं। तो जैन धर्म से संबंधित है यहाँ पर तीर्थंकर। चलेंगे आगे। निम्नलिखित में से कौन बौद्ध का पवित्र ग्रंथ माना जाता है? विच ऑफ द फॉलोइंग इज द स्कैर्ड टेक्स्ट ऑफ द बुद्धिज्म? तो आपको पता है ये त्रिपिटक जो है बौद्ध धर्म के ग्रंथ माने जाते हैं। तो त्रिपिटक यहाँ पर होगा। वेद आपको पता है, वेद हिंदू धर्म के वेद माने जाते हैं। उपनिषदों की संख्या आप मुझे बताएंगे कितनी होती है? वो 108 होती है। और जातक की कथा यानी कि पुनर्जन्मों की कथाओं पर भी विश्वास किया जाता है। ये बौद्ध धर्म की बात हुआ करती है। लेकिन इसके जो पवित्र ग्रंथ होंगे वो कौन से होंगे? त्रिपिटक होंगे। चलेंगे आगे। बुद्ध किस वंश से संबंधित है? तो आपको पता है ये शाक्य मुनि थे, ठीक है ना। तो शाक्य वंश से संबंधित है। ये भी क्षत्रिय थे। ये कोई चाहे महावीर स्वामी हो चाहे भगवान बुद्ध हो, ये क्षत्रिय कुल के पैदा थे। इनके पिता जो है राजा हुआ करते थे। चलेंगे आगे। बौद्ध अनुयायियों के लिए प्रसिद्ध विक्रमशिला विश्वविद्यालय की स्थापना किस शासक ने? बहुत अच्छा क्वेश्चन है। विच रूलर एस्टैब्लिश्ड विक्रमशिला यूनिवर्सिटी फेमस फॉर द बुद्धिज्म फॉलोअर्स? तो ये कराई थी आपके धर्मपाल ने आपका विक्रमशिला विश्वविद्यालय की स्थापना कराई गई थी। चलेंगे आगे। मिलिंद पन्हाव क्या है? बिल्कुल सही बात है। मिलिंद पन्हाव एक बौद्ध ग्रंथ है, जिसमें बौद्ध ग्रंथ बुद्धिस्ट टेक्स्ट है। ये क्या है? बुद्धिस्ट टेक्स्ट है। ये क्वेश्चन जाने कितनी बार पूछा गया है एग्जाम में। हमने यहाँ पर एक बार मार्क किया, तो SSC 2013 में पूछा गया था। लेकिन मिलिंद पन्हाव सब ऊपर से पढ़ लेते हैं, लेकिन मिलिंद पन्हाव बौद्ध धर्म का एक क्या है? टेक्स्ट है। चलेंगे आगे। क्वेश्चन नंबर 20। निम्नलिखित में से कौन विदेशी यात्री सबसे पहले भारत में आया था? बहुत बढ़िया क्वेश्चन, देख कर सारे लग रहे हैं। हेनसांग हर्षवर्धन के टाइम में आया था ना, फयान, इंदिकिस और मेगास्थनीज। लेकिन सबसे पहले भारत में आने वाला व्यक्ति था वो कौन था? मेगास्थनीज था। तो ऑप्शन नंबर डी इसका बिल्कुल सही आंसर होगा। क्वेश्चन नंबर 21 की ओर बढ़ेंगे प्यारे बच्चे। वर्धमान महावीर और किस नाम से विख्यात है? मतलब भगवान महावीर स्वामी का नाम बचपन का नाम वर्धमान था, लेकिन इनको जिन भी कहा जाता था। अजय,
न जीतने वाला, ठीक है ना। तो इनको जिन कहा जाता था। जिन भी एक महावीर स्वामी के नाम का उपनाम है, ठीक है ना, वर्धमान के साथ साथ। कौटिल्य, आपको पता है कौटिल्य कौन थे, जिसको आप जानते हो चंद्रगुप्त मौर्य के साथ जो उनके गुरु भी रहे थे, ठीक है ना। विष्णुगुप्त उनका नाम हुआ करता था, कौटिल्य उनका नाम हुआ करता था, चाणक्य भी उन्हीं का नाम हुआ करता था। और ये कौन हुआ करते थे, ये चंद्रगुप्त मौर्य के प्रधानमंत्री हुआ करते थे, क्योंकि इन्हीं की वजह से उन्होंने मौर्य वंश की स्थापना की और घनानंद को हराकर वहाँ पर अपनी स्थापना की थी, ठीक है। चलेंगे आगे। आर्यभट्ट और वहारमिहिर के सुविख्यात नाम किस युग से संबंधित, आपको पता है ये होने चाहिए गुप्त वंश से, है ना। ये गुप्त वंश से होने चाहिए कि मौर्य वंश से होने चाहिए, आप मुझे बताइए। वहारमिहिर और आर्यभट्ट ये होने चाहिए गुप्त वंश से, ठीक है ना, क्योंकि जब हमारे पास चंद्रगुप्त द्वितीय आएंगे तो चंद्रगुप्त द्वितीय 9 रत्न रखा करते थे, तो उन्हीं 9 रत्नों में से हुआ करते थे, ठीक है। चलेंगे आगे। जूनागढ़ शिलालेख मोस्ट इंपोर्टेंट मार्क कर लीजिएगा। जूनागढ़ अभिलेख किससे संबंधित है, ये आपका रुद्रदामन से संबंधित है। न जाने ये क्वेश्चन कितनी बार रिपीट हुआ है, रुद्रदामन से संबंधित है, ठीक है। गौतमीपुत्र सतकर्णी की अगर हम बात करते हैं तो गौतमीपुत्र सतकर्णी ने ही अपने नाम से पहले अपनी माता का नाम लगाने वाला जो वंश था यही था। ये अपने नाम से पहले अपनी माता का नाम लगाया करते थे, तो ये सातवाहन वंश के हुआ करते थे, ठीक है ना। इन्होंने शीशे के लेड कोइंस चलाए थे, है ना। भारत में सोने के सिक्के चलाए थे किसने, वो चलाए थे जो कुषाण थे, कुषाण ने चलाए थे। लेकिन जो हमारे पास शीशे लेड के कॉइन्स थे तो वो सातवाहन वंश ने ही चलाए थे, ठीक है ना। चलेंगे आगे। नेक्स्ट क्वेश्चन देखो आपके पास ये आ गया। भारत में सोने के सिक्के सबसे पहले किसने चलाए थे, तो ये किसने चलाए थे, कुषाणों ने चलाए थे। तो कुषाण ने सबसे पहले भारत के सिक्के चलाए थे। तो हम 25 क्वेश्चन ही आज रखेंगे, ठीक है ना। 25 क्वेश्चन हम बांटेंगे, तो लगभग 500 क्वेश्चन भी अगर मैं आपको कराता हूँ तो बहुत अच्छा होगा। तो आप लोगों का प्यार चाहिए, ठीक है ना, आपका सपोर्ट चाहिए। इसको शेयर जरूर करें, ठीक है ना, इसको लाइक जरूर करें, सब्सक्राइब जरूर करो। और हमारी मेहनत अगर आपको पसंद आ रही है तो कमेंट में नीचे आप कमेंट जरूर कर सकते हैं, ठीक है। तब तक के लिए धन्यवाद। जय हिंद, जय भारत।